नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री। तो हमने कल अभी तक क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सर्च बताया। सर्च बताने के बाद उसका रिलेटिव पोजीशन कहाँ है, तो जे थॉमसन ने बताया और रदरफोर्ड ने बताया। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एटॉमिक नंबर आया, एटॉमिक मास आया, आइसोटॉप्स, आइसोबार वगैरह आया। तो बोर स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पर कुछ फंडामेंटल चीजें देखा करेंगे, जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सलेट करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीजें देखेंगे। क्योंकि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जंप मारता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड और डी एक्साइटेड होते हैं तो उसमें रेडिएशन निकलता है, लाइट इमिट होता है। और उस लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम बोर में बात करेंगे तो वो सब वेव के बारे में है। तो वहां से वेव के बारे में है तो वहां से हमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, ये सब निकालने के लिए आएगा। तो कुल मिला के बोर के लिए हम यहाँ पर कुछ चीजें और फिजिक्स से टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं EMR। लेकिन ये टॉपिक हम यहाँ पर शॉर्टकट में पढ़ेंगे, है बहुत टॉपिक ये ब्रॉड, और ये PhD के टाइम में ये सब पढ़ाया जाता है। मतलब उस समय सर्च के लिए ज्यादा ये टॉपिक यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम यहाँ पर लिमिटेशन में ही पढ़ेंगे। अब इसके अंदर न्यूटन्स का भी लॉ आ जाएगा, मैक्सवेल का भी लॉ आ जाएगा। है ये टॉपिक बहुत ब्रॉड, लेकिन हम यहाँ पर बस बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी लिखना नहीं है। अब यहां से हम दो चार बातें समझा रहे हैं, उसको पहले समझो क्या क्या हुआ है, इसके बाद लिखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? है टॉपिक बहुत ब्रॉड। तो उसी समय एक साइंटिस्ट था फिजिक्स में, मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, अब लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा अलग से। मैक्सवेल ने क्या बोला कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस अगर चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन आता है, मोशन आता है, यानी मास इनटू वेलोसिटी है, यानी इस चार्ज पार्टिकल के अंदर अगर एक्सेलरेशन आता है तो उसमें तीन चीजें हमें देखने को मिलता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल प्रोपगेट करेगा, ट्रेवल करेगा, तो इसके अंदर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन के वजह से इसमें वेव पाथ ये प्रोपगेट करता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर वो उसके अंदर एक्सेलरेशन है, यानी जब भी बात करेंगे तो एक्सेलरेशन के अंदर ही बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन के अंदर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आगे चल के बोर में हम जंपिंग करवाने वाले हैं, एक्साइटेशन में लेके जाने वाले हैं। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, और इस वाइब्रेशन की वजह से उसमें एक वेव जनरेट होता है। यानी कुल मिला के ये है कि इलेक्ट्रॉन्स वेव पाथ पे क्या करता है? प्रोपगेट करता है। लीनियर मोशन नहीं है उसका कैसा मोशन है? वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन की वजह से क्या आ गया? उसमें वेव नेचर आ गया। तो ड्यू टू वाइब्रेशन इट प्रोपगेट ऑन वेव पाथ। ये क्लियर हो गया? तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन्स भी चलेगा तो कैसा चलेगा? वेव पाथ पे चलेगा। यही सब आगे चल के हमें न्यू क्वांटम थ्योरी में आ जाएगा। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसमें वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से उसमें वेव पाथ जनरेट करेगा। समझ में आ गई? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन ही अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो इसके मोशन के वजह से, ऐसा ये बोल रहा है, मैक्सवेल बोल रहा है, मोशन के वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ड्यू टू मोशन, ये चार्ज पार्टिकल के मोशन के वजह से
एक फील्ड जनरेट होता है, एक कंपोनेंट जनरेट होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर चार्ज पार्टिकल को हम अगर एक्सेलरेट करवाते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड 12th क्लास में डिस्क्राइब पढ़ोगे। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेव पाथ ही बना के चलता है। ये क्लियर हो गया? यानी ड्यू टू मोशन इन चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, उसमें एक कंपोनेंट जनरेट होगा और वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड वेव पाथ पे ट्रेवल करेगा। ठीक है। थर्ड वन, जब ये इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवाएंगे तो चार्ज के वजह से, ड्यू टू चार्ज, मोशन के वजह से नहीं, चार्ज के वजह से एक और कंपोनेंट क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यू टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा वो वेव की तरह ही होगा। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट हमारा ये था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल चलेगा तो उसमें वाइब्रेशन होगा, और ड्यू टू वाइब्रेशन उसका पाथ लिनियर नहीं होगा, कैसा होगा? वेव पाथ होगा, यानी वेव बनाते हुए जाएगा। अगर उस चार्ज पार्टिकल में मोशन है तो ड्यू टू मोशन वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड वेव पाथ बनाते हुए जाएगा, और उस चार्ज पार्टिकल के चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा? वेव पाथ पे जाएगा। और ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर होने का मतलब? मान लो ऐसे, अभी कुछ टाइम के लिए मान लेते इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है, ये इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स अभी वेव नहीं बना रहे, ऐसे बना रहे, तो ये मोशन के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है वेव बनाते हुए, ये ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है। समझ में आ गया? जैसे हम चल रहे हैं तो जब हम चलेंगे तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्लियर हो गया चीजें? यानी ऐसे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और इसके प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। यानी अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो एक वेव जो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे ऐसे जाएगा। समझ में आ गया? और एक कैसे होगा? ऐसे ऐसे होगा। तो ये जो दोनों वेव होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो तुम्हारा ये वॉल्यूम में पेज नंबर 7 पे ड्रॉ करके दिया हुआ वेव थ्योरी में। तो ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो ये अभी हमने लिनियर ही माना है। अब इसके ऊपर हम एक लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो ये सोचना 3D में है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये व्हाइट बोर्ड के लाइन में नहीं है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है। और एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो व्हाइट बोर्ड के लाइन में ऐसे ऐसे, जैसे व्हाइट बोर्ड है। और ये वाला और ये वाला और इसके, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये क्लियर हो गया? ऐसा बोला किसने? मैक्सवेल ने। ठीक है। इससे पहले लोगों के बारे में कुछ और ही नॉलेज था। वो क्या था वो मैं बता रहा हूं, अभी उस न्यूटन्स के बारे में आएंगे। ठीक है। क्योंकि तुम जब ये देखोगे पेज नंबर 7 पे, तो इस पेज नंबर 6 पे लास्ट में लिखा हुआ नेचर ऑफ लाइट। तो इस चीज को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो सब एक दूसरे में कंबाइंड हो जाएगा। इट कैन बी एक्सप्लेन बाई 2 थ्योरी। लाइट जो है, लाइट भी क्या है? वेव की तरह रेडिएशन है वो। तो पहला जो बोला वेव थ्योरी जिसको हम बता रहे हैं, और दूसरा है कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट जिसमें न्यूटन्स ने बताया था। हालांकि ये फेल हो गया था, तो उसके बारे में हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।
तो हम पहले बता रहे EMR, तो नाम क्यों पड़ा हुआ इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी अब ये हम बात करेंगे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो लाइट इमिट करेगा, और यही चीजें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा जाता है कि जब हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड किया जाता है या डी एक्साइटेड होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स जंप मारते हैं तो वो लाइट इमिट करता है। यानी उस समय भी हम इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बारे में जब सोचते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट करता है। तो एक चीज और भी ध्यान रखना कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, उसमें मोशन आएगा, तो उसमें एक रेडिएशन लाइट इमिट होगा, यही नाम पड़ा रेडिएशन। तो रेडिएशन का सिंपल मीनिंग होता है लाइट। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो लाइट के फॉर्म में चलेगा, यानी वेव बनाते हुए वो रेडिएशन के फॉर्म में चलेगा। तो कुल मिला के हमारा फाइनल लाइन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक्सेलरेशन होगा तो वो वेव पाथ बनाते हुए वो लाइट इमिट करते हुए ट्रेवल करेगा, और उसमें एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। मोशन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक दूसरे के सब क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए नाम पड़ा हुआ इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और रेडिएशन, यानी सब तीनों बातें एक ही में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेगा तो लाइट इमिट करेगा, वेव पाथ बनाते हुए जाएगा तो रेडिएशन, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसलिए नाम पड़ा हुआ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स चलेगा तो क्या हो जाएगा, धुआं धुआं उड़ा देगा, लाइट इमिट करेगा, और लाइट इमिट करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये बातें क्लियर हो गया। तो हम आते हैं लाइट की जो दो थ्योरी है, उस थ्योरी को हम आगे बताएंगे। तो पहले इस थ्योरी को लिख लो, इसके बाद हम आगे, पहले हम EMR को लिख लेते हैं, फिर हम न्यूटन वाला थ्योरी कैसे फेल हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट डालना, मैक्सवेल प्रपोज्ड when electrically charged particle when electrically charged particle move under acceleration due to motion it create magnetic field component. It create magnetic field component. And due to charge it create electric field component. Due to charge it create electric field component which propagate in wave path, and each component are perpendicular to each other. Each component are perpendicular to each other. And electron also emit radiation. Radiation मतलब light. And electron also emit radiation.
तो कुल मिला के क्या है, समझ में आ गया ना। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो रेडिएशन लाइट इमिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और सब वेव के फॉर्म में चलेंगे, और सब कंपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक डायग्राम निकाल लो, ये पेज नंबर 7 पे डायग्राम निकाला हुआ है। तो इसमें डायरेक्शन यहाँ लिखा हुआ प्रोपगेशन डायरेक्शन, और यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। किसी को भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये डायग्राम 3D में है, तो एक ऐसे ऐसे है तो एक ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। ये मान के चलते हैं कि ये जिधर व्हाइट बोर्ड है उधर ही है, और ये इसके परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है, एक मैग्नेटिक फील्ड लिख देना है। और ये इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोपगेट कर रहे थे। यहां लिख भी लेना, प्रोपगेशन डायरेक्शन, प्रोपगेशन डायरेक्शन, प्रोपगेशन डायरेक्शन। कोई डाउट नहीं है ना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। अब ये जो रेडिएशन है, मतलब लाइट, इलेक्ट्रॉन्स अगर चार्ज पार्टिकल चलता है तो लाइट इमिट करता है, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक पॉइंट और भी लिखना कि these are transmitted in form of wave, these are transmitted in the form of wave, these are transmitted in the form of wave, these are transmitted in the form of wave, and are associated, these are transmitted in the form of wave and are associated, and are associated with electric and magnetic field, with electric and magnetic field, are called electromagnetic radiation, are called electromagnetic radiation or EMR, और EMR, EMR और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब दिमाग में बैठा लेना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। और क्या इमिट करेगा, मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा चार्ज की वजह से। और ये सब कंपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इमिट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करना, मैग्नेटिक फील्ड इमिट करना, और परपेंडिकुलर होना। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, these electromagnetic wave
do not require any medium, do not require any medium and can travel in vacuum, and can travel in vacuum। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, एक वेव को छोड़ के, साउंड वेव। आगे लिख लेना, एक्सेप्ट साउंड वेव। साउंड वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है। ये मार नहीं है, बट अगर वेव के बारे में बात किया जाए तो हाँ, साउंड वेव इसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर वेव के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो फिजिक्स में आएगा तुम्हें। तो ईएमआर का एग्जांपल बताओ, कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो आगे हम पढ़ेंगे जो एफएम होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया जाता है इतने फ्रीक्वेंसी पे। तो एफएम का जो रेडिएशन होता है, या टेलीविजन का, या माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, कॉस्मिक, गामा रेज, और कौन कौन से होते हैं, विजिबल, जो लाइट वाले होते हैं, लाइट, सनलाइट। सनलाइट भी किस में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आएगा। तो सनलाइट, ये मैक्सवेल के थ्योरी आने के पहले सनलाइट के लिए कुछ और सोचा जाता था, तो वो हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये चीजें समझ में आ गई ना। अच्छा, एग्जाम्पल अभी नहीं लिखना है, वो एग्जाम्पल हम अभी बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल है। अब यहां पर एक चीज और सोचते हैं कि मैक्सवेल के थ्योरी आने के पहले सनलाइट के बारे में क्या लोग सोचते थे, और मैक्सवेल आने के बाद उस थ्योरी को क्यों, मतलब वो थ्योरी चला नहीं। तो एक दो पॉइंट अभी और लिखो आगे। इसमें लिखना, this theory can explain reflection, this theory can explain reflection, refraction, diffraction एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एमओटी में बताया था, दो वेव आपस में मर्ज हो जाते हैं, सेम साइन में और अपोजिट साइन में, इंटरफेरेंस। अब इस थ्योरी में भी कुछ कमी है, तो आगे हम बताएंगे क्या इसमें कमी है। तो आगे आएगा एक क्वांटम थ्योरी आएगा, और एक आएगा अभी इसमें न्यूटन से, तो अभी आगे हम बात करेंगे, तो सब इसमें मिक्स हो जाएगा। सनलाइट के बारे में इससे, इस थ्योरी के पहले लोग क्या जानते थे, न्यूटन और क्या बताया था, तो उसमें लिखा भी है तुम लोग का थ्योरी में। यहाँ पर अभी नहीं, पेज नंबर हम इधर 9 पे है, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, जिसमें कि न्यूटन ने कुछ और ही बताया था कि वो उसके अंदर इनविजिबल पार्टिकल वो ट्रेवल करता है। उसने इससे पहले ईएमआर के बारे में कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, लोगों के बारे में मालूम नहीं था। वो बोलता था कि इसके अंदर एक इनविजिबल पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है। तो उस थ्योरी के बेसिस पे केवल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया जाता था। ये जब दो वेव मर्ज होते थे, यानी इंटरफेरेंस के बारे में वो थ्योरी नहीं बता पाता, इसलिए वो फेल हो गया। तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। और ये मैक्सवेल का जो थ्योरी है, इसके अंदर भी एक अभी कमी है उसने, तो उस कमी को हम पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी में। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में उस पैकेट ऑफ एनर्जी के टर्म में, और उस एनर्जी को हम निकालेंगे भी साथ में। ये जो थ्योरी है, जो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब एक्सप्लेन नहीं किया, तो आगे हम बात करेंगे क्या क्या कमी है क्या नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से हेडिंग डालना, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव।
कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अब ये चीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब लाइट इमिट होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाएंगे ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 3 में या 3 से 1 में, तो उसमें हम सीरीज पढ़ते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाहचन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्न सीरीज। तो उस सीरीज का हम लेमडा निकालते हैं, तो वहां से लाइट इमिट होता है। ठीक है, तो लाइट इमिट में जब होगा तो उसका हम वेवलेंथ वगैरह निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर ये सब फिजिक्स के टर्म है। तो पहला पॉइंट लिखना वेवलेंथ, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं। वेवलेंथ, यहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करोगे? फ्रॉम दी, वो तो एम्पलीट्यूड है। हाँ, टू सक्सेसिव क्रिस्ट। और पहले समझ लो, अगर मान लो हमने ये वेव बनाया, तो यहां से मान लो स्टार्ट करते हैं, तो ये एक आधा साइकिल कंप्लीट किया और ये आधा साइकिल यहां कंप्लीट किया। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो ये डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेमडा से। दूसरा डिफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो ये वेव है, तो ये है क्रिस्ट, मालूम है ना, ये क्रिस्ट, तो ये क्वार्टर हुआ और ये हाफ हुआ और ये क्रिस्ट, यानी टू सक्सेसिव क्रिस्ट के डिस्टेंस को, यानी ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। ये और ये सेम है। और अगर हम टू सक्सेसिव थ्रो के बारे में हम बोलेंगे, तो यहां से अगर हम चलेंगे तो ये क्वार्टर साइकिल, ये हाफ और ये हाफ, क्वार्टर। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इसको अलग से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो ये डिस्टेंस थ्रो और ये डिस्टेंस थ्रो, यहां से हम ये चले, यहां गए और यहां गए, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेमडा, वेवलेंथ। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेमडा, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेमडा। ठीक है, तो राइट डाउन डिफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन, it is defined as distance between two successive crest, two successive crest, two successive crest and throw. It is represented by lambda. It is represented by lambda. It is represented by lambda. अब ये लेंथ है, तो इसका यूनिट हम कैसे मेजर करेंगे? तो इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज, मीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रोम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर लिख सकते हैं ना। तो लिख लेना इट्स यूनिट इज मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रोम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर।
यहाँ देखो यूनिट क्या लिखा हुआ है, अब यूनिट कन्वर्जन वाला हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आएगा। तो बताओ 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना होगा? पहले मीटर फिर सेंटीमीटर में था। 10 पावर माइनस 1 पिकोमीटर में क्या होगा? और सेंटीमीटर में इसको लिख लो, कन्वर्जन के लिए आएगा ये। नेक्स्ट लिखना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रीक्वेंसी बताओ कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड। अब लिखना नहीं, पहले से समझ लो। ऐसे अगर नॉर्मली वेव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, हम ऑब्जर्वर है, और एक के मान लो यहाँ पर रेसिंग हो रहा है बाइक का, ये ट्रैक है, तो 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर कितने बाइक पास हो रहे हैं, वही है फ्रीक्वेंसी। या मान लो मैं ऐसे से कर रहा हूं तो 1 सेकंड के अंदर कितना बार पास हो रहा है, तो दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब उसको वेव के फॉर्म में हम देख सकते हैं। अब मान लो ये वेव है, तो तुम एग्जीबिशन वगैरह में 10th क्लास में पढ़ते होगे, ये मान लो वेव चल रहा है ऐसे ऐसे, तो 1 सेकंड में कितना वेव पास हुआ अगर हम यहां पर ऑब्जर्वर है तो नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से, NU। समझ में आ गया? और इसका यूनिट क्या होगा? साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना साइकिल पास हुआ, साइकिल पर सेकेंड, CPS। या 1 सेकेंड में कितना पास हुआ तो हम सेकेंड इनवर्स भी बोलते हैं, और इसको हम हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। ये सही यूनिट है। समझ में आ गया? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कितना वेव ये पास हो रहा है जल्दी जल्दी जल्दी, जो ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो 1 सेकेंड में हमारे आंख के सामने से कितना बार पास हो रहा है? समझ में आ गया? आंख के सामने से ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा था, कितना बार पास हुआ? नंबर ऑफ वेव। तो लिख लेना डिफिनेशन, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव पास थ्रू, number of wave pass through a point, pass through a point per second, per second is known as frequency, is known as frequency. It is represented by nu, it is represented by nu, it is represented by nu, NU, जिसको हम लिखते हैं ऐसे, it is represented by nu.
आगे लिखना, इट्स यूनिट इज साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना साइकिल पास हुआ है, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। दूसरा सेकेंड इनवर्स और तीसरा हर्ट्ज, HZ। नेक्स्ट लिखना, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो आज मैं इसको पढ़ा दे रहा हूं, कल न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। रिलेशन बिटवीन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो आगे जो बोर्ड में आएगा तो उस पर न्यूमेरिकल्स आसान लगेगा। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब क्या है रिलेशन, फ्रीक्वेंसी में और लेमडा में क्या रिलेशन है। अगर मान लो लेमडा कम हुआ, वेवलेंथ कम हुआ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। चलो इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक वेव जो है ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है और हम एक दूसरा वेव ले रहे हैं, दोनों का स्पीड सेम है लेकिन इसका वेवलेंथ ज्यादा है। तुम यहां पर खड़े होकर दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मुझे बताओ एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव, दोनों का स्पीड सेम है, ज्यादा ये पास होगा या ज्यादा ये पास होगा। इसका मतलब वेवलेंथ अगर कम रहेगा, वेवलेंथ कम रहेगा तो हमारे आई के सामने से ज्यादा पास होगा ये एक सेकंड के अंदर। इसका मतलब वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। यही बात है ना, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ही जल्दी जल्दी पास होगा। और मान लो ऐसे पास होना है, अब मान लो ऐसे सोच लो, तुम रोड पे खड़े हो गए और तुम्हारे सामने से एक रोड पे बाइक जा रहा है, एक रोड पे बस जा रहा है, तो तुम्हारे 1 घंटे ले लो और कंटिन्यू दोनों जा रहे हैं, तो 1 घंटे में अगर तुम कैलकुलेट करोगे, 1 मिनट में कैलकुलेट करोगे, तो बस ज्यादा पास होगा या बाइक ज्यादा पास होगा। बाइक ज्यादा, दोनों की स्पीड मान लो सेम है, तो बस का लेंथ ज्यादा है ना, तो पास होने में टाइम लगाएगा, बाइक ज्यादा पास हो जाएगा। तो जितना लेंथ कम होगा उतना ही नंबर ऑफ वेव क्या होंगे, ज्यादा पास होंगे। यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली है, जितना ये कम हो रहा है उतना ही नंबर ऑफ वेव ज्यादा पास हो रहा है। तो लिख लो इस चीज को, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, wavelength is inversely proportional to, wavelength is inversely proportional to frequency, wavelength is inversely proportional to frequency, wavelength is inversely proportional to frequency। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे न्यू इक्वल टू 1/λ, न्यू इक्वल टू 1/λ। ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। अब यहां प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट के तौर पे हम सी लेंगे। सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, सेंटीमीटर में 10 हो जाएगा। तो न्यू इक्वल टू क्या हो गया, C/λ। तो कैलकुलेशन अभी लिख दे रहा हूं, कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे। नेक्स्ट लिखना वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट।
तो वेव नंबर का डिफाइन करो। और देखो डिफिनेशन नहीं, समझो इसको, बरोबर है क्या? क्योंकि बाद में चीजें जब पूछेगा तो इस पे आगे लॉजिकल चीजें आएगा। जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, ये सब चीजें तुम्हें कौन ज्यादा है कौन कम है सब इधर से उधर घुमाएगा वो। तो वेव नंबर का डिफाइन कैसे करोगे? हाउ कैन यू डिफाइन वेव नंबर? नंबर ऑफ 1 अपॉन वेवलेंथ, ऐसे डिफाइन करके बताओ, सोच के बताओ। तो मान लो फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन वेवलेंथ, तो बुक में लिखा हुआ है। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वेवलेंथ लेमडा, दैट इज नोन एज वेव नंबर। ये लेकिन हम समझते हैं इसको क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करोगे? ये तो मान लो बुक में लिखा हुआ 1 अपॉन लेमडा, और क्वेश्चन ऐसा देगा तुम्हें, जब वॉल्यूम में बनाओगे लेवल 3 में क्वेश्चन बनाओगे ना, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। चलो इसको डिफाइन करते हैं। मान लो हमने यहां पर लेंथ 1 मीटर ले लिया, ये हमने 1 मीटर लेंथ हमने एज्यूम कर लिया। हाँ, अब इस 1 मीटर लेंथ में, अब मान लो कितना भी उसका लेमडा होगा, 1 मीटर लेंथ में कितना नंबर ऑफ वेव पास होगा, ऐसे सोचो। मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है, और तुम ऐसे चल रहे हो, तो तुम कितना साइकिल तैयार किए यहां से वहां तक के बीच में, मतलब नंबर ऑफ वेव, ये नंबर ऑफ वेव कितना पास हुआ 1 सेकंड में नहीं। नंबर ऑफ वेव अगर 1 सेकंड में पास होता तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, वही 1 मीटर जब आ जाता है, 1 सेकंड नहीं 1 मीटर आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। यानी देखो 1 सेकंड में जब हम बोलते हैं नंबर ऑफ वेव पास थ्रू इन 1 सेकंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ वेव पास इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितना वेव पास होगा, तो दैट इज नोन एज वेव नंबर। अब मुझे बताओ कि अगर वेवलेंथ बड़ा होगा तो वेव नंबर क्या होगा? मान लो 1 मीटर का डिस्टेंस है और इसके अंदर पास हो रहा है, तो 1, चलो यहां से मान लेते हैं 1 वेव है और ये 2 वेव है, 2 वेव पास हुआ, 1 वेव ये हुआ और 1 वेव ये हुआ, 2 वेव पास हुआ। अब मान लो वेव छोटा छोटा है, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और ये 5, तो यहाँ 5 वेव पास हुआ और यहाँ पर 2 वेव पास हुआ। इसका मतलब अगर वेवलेंथ, ये वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो वेव नंबर कम होगा। तो पहला पॉइंट तो लिख लो डिफिनेशन लिखने के पहले कि if wave length will be more than number of wave per meter length will be less. Per meter length will be less. अब हम इसको डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन कैसे करोगे? नंबर ऑफ वेव पास इन पर मीटर लेंथ। यहां पर 5 वेव पास हो रहा है, यहां 2 वेव पास हो रहा है, और पर सेकेंड बोलते तो फ्रीक्वेंसी हो जाता। तो लिख लो डिफिनेशन, नंबर ऑफ वेव डिफिनेशन लिखो इसका, नंबर ऑफ वेव पास पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव पास पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव पास पर यूनिट लेंथ।
अब थोड़ा सा ऐसा करो, रिलेशन निकालो। वेव नंबर अगर ज्यादा है तो लेमडा क्या होगा, यानी लेमडा के क्या है, रेस इनवर्सली है ना। अगर लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही 1 मीटर में क्या होगा, कम पास होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, और यही इक्वल टू में लिख दिया जाता है 1 अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, सॉरी वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। लिख लो वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। लेकिन इसको समझना है, ये केवल 1 अपॉन लेमडा से नहीं काम चलेगा, बाद में क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, कुछ चीजें तुम्हें फिर सोचना पड़ जाएगा। इसीलिए पहले से सोच के चला चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ ये वेव नंबर है, क्योंकि बाद में सब चीज इधर से उधर वो करवाएगा। जैसे हम स्पेक्ट्रम में पहुंचेंगे ना, वो चैप्टर टफ बनता चला जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा सा इमेजिन करो कि नंबर ऑफ वेव 1 सेकेंड में, नंबर ऑफ वेव 1 मीटर में, कितना पास हुआ 1 मीटर में। क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना केवल 2 बात पर डिपेंड, क्योंकि हम इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, तो लिख लेना इसका यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब लिखो रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा, 1 मीटर में कितना वेव, 1 सेकेंड में कितना वेव, 1 सेकेंड में कितना वेव, फ्रीक्वेंसी। 1 मीटर में नंबर ऑफ वेव मतलब वेव नंबर। तो यहां पर हमने बोला था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा बोला था, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, और हमने बोला था न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। तो इसको हम 1 अपॉन लेमडा भी बोल सकते हैं। तो इसके जगह पर हम न्यू बार रख दें, मतलब जब न्यूमेरिकल आएगा तो कर सकते हैं, इसको रटने को जरूरत नहीं है। बस एक न्यूमेरिकल से याद होना चाहिए न्यू सी अपॉन लेमडा, और दूसरा हमें याद होना चाहिए, ये दोनों याद होना चाहिए। ये अगर न्यूमेरिकल पूछे, कल न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो ये अगर पूछेगा तो इस पे हम, ठीक है। चलो अब वेलोसिटी है, थोड़ा देना अवस्थी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, इसमें वेलोसिटी है और वो है क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो सिंपल है। अब हम एक बात करते हैं इसमें, हाँ हेडिंग डालना, लिख लो टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन। टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन, टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन। ये हमें कैसे समझना है, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे समझना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक चक्कर लगाएगा यहां से तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर पूरा एक साइकिल अगर घूमता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर, हाँ यही मानेंगे हम, 2 पाई आर। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन भी। ठीक है, तो यहां लिख लो 2 पाई आर अपॉन भी, 2 पाई आर अपॉन भी। ये भी किसका है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। तो टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन,
कि कल मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन। नेक्स्ट लिखना, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, समझ में आ गया ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखना, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इसका मीनिंग है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। यहां टाइम पूछ रहा है एक चक्कर लगाने में, और यहां एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम ये क्या निकाले, टाइम निकाले, टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन। तो इतने सेकंड मान लेते हैं, इतने सेकंड में कितना चक्कर लगा, 1 रेवोल्यूशन हुआ। यानी इतना सेकंड में 1 रेवोल्यूशन हुआ। अब पूछ रहा है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, इसको रिवर्स मार देंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2πr अपॉन v इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। यहां सेकंड लिख दो, यानी एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगा, जो भी यूनिट है। तो एक सेकंड में ये हो जाएगा v अपॉन 2πr। एक सेकंड में इतना चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब दो और रहेगा इसके, तो घर से उसको लिख लेना, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी का। एम्पलीट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे, तो हाइट ऑफ क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। और वेलोसिटी, वही वेव का वेलोसिटी निकाला था। 2 पॉइंट यहां लिख लेना। ये लिखने के बाद कल मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम ये जो थ्योरी है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब आएगा बोर, उसके बाद बोर आएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।